कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का टूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही गांव में गरीब किसान के घर दो बेटियां पैदा हुई थी। किसान ने दोनों का नाम अंबिका और अनीता रखा था, लेकिन दोनों बेटियां जब 18 साल के हो गए तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मर गए। दोनों बेटियां अनाथ हो गए। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे। दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर 2 दिनों के बाद अंबिका ने कहा, अनीता, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी इस गरीबी से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस अमीर लड़कों को प्यार की जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन अनीता को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तू पागल है क्या अनीता? कुछ करने में सालों लग जाएंगे। शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन अनीता इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं थी। अंबिका ने अपने लिए लड़का ढूंढने लगी और अनीता कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। अंबिका ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए उसने एक अमीर लड़के से मिली। सुनील अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। अंबिका ने उसे अपनी प्यार की जाल में फंसा दिया और कुछ ही दिनों के अंदर इन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद अंबिका के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर है। मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। यहाँ पर तो नौकर लोग भी है, मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। मेरा आइडिया तो मस्त था। हाँ, मुझे पता है अनीता पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीबी रहेगी। उसने अपने पति के साथ खाना खाने बैठ गई। खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था। अंबिका ने पेट भर खाना खाया। उधर गरीब झोपड़ी में अनीता चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वो क्या कर रही होगी। ए भगवान, उसने खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, अनीता, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने अनीता को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। ए भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? अगले दिन सुबह अंबिका जब घर का काम कर रही थी तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से अंबिका बाहर आ गई। अरे दीदी, आओ आओ, मुझे लगा तुम इस घर में कभी नहीं आओगी। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था। हमें देखना था तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रही हूँ। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है। पति के पैसे से आयश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था। अब कर ले तुझे जो करना है। मैं तो पति के पैसों पर ही ऐश करूंगी। उसने गाड़ी में बैठकर चले गई। अनीता को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अनीता के पास जितने भी पैसे थे उस पैसों से अनीता ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने बीत गए। अनीता राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन अनीता शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई। तभी बिजली चले गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे, आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चले गई? तभी अनीता को याद आया है कि वो 2 महीने से बिजली का बिल भी नहीं बन पाई है वो। लेकिन अनीता को पढ़ाई करनी थी। घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी। अंधेरी में पढ़ाई कैसी करूं?
पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद अनीता को दुर्गा माता की याद आई। गांव में दुर्गा माता का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलते रहता था। अनीता किताबें लेकर मंदिर चले गई। दुर्गा माता के सामने बैठकर वो बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते अनीता वहां पर सो गई। सुबह उसकी नींद खुली। आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूँ बेटी, तुम सो रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम किताबें लेकर यहाँ पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? अनीता ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और अनीता से कहा, ठीक है बेटी, अब से तुम मंदिर में रहकर ही पढ़ सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। बस तुम पढ़ाई करो। दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अनीता घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई में देने लगी। उधर उसकी बहन ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रही थी। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अंबिका के साथ सुनील को किसी बात के लेकर झगड़ा हुआ। सुनील सोचने लगा, अंबिका के चोचले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी मेरा मन अंबिका के ऊपर से उड़ गया है। वैसे भी मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी। अंबिका को आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसी दिन अनीता का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, ए दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। अनीता इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है, तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया, तुम्हें हमें ये नौकरी क्यों दे भाई? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप में से कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न किया। अनीता ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पा ली। उधर सुनील ने नई लड़की से शादी कर ली और घर ले आया। अंबिका चौंक गई। सुनील ने उसे घर से निकाल दिया। अंबिका रात रात फिर से गरीब हो गई। उसने रोते हुए पुराने घर में लौट आई और देखा अनीता पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? तुझे नौकरी मिल गई बहन। हाँ, तू सही कहती थी बहन, खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए। हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। दोनों एक साथ रहने लगे। अंबिका पढ़ाई करने लगी और उसको भी नौकरी मिल गई। दोनों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से दुर्गा माता की पूजा की और इस तरह दोनों बहनें अमीर हो गए। जी, आ गए आप। आज कोई काम मिला? नहीं अनीता, सारा दिन काम की तलाश में वहाँ यहाँ भटकते रहा, लेकिन कहाँ पर भी काम नहीं मिला। ए भगवान, अब क्या होगा जी? आज मकान मालिक आया था। वो अपने 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे मैं? और अगर हमने वो पैसे नहीं दिए तो वो लाला हमारी सबके सामने इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गांव छोड़कर ही चले जाए। हाँ, हमें आज रात ही गांव छोड़कर जाना होगा। इसके बाद सुनील 5 साल के बेटे को लेकर अनीता के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बादलों की तेज घरघराहट होने लगती है, जिससे घबराकर मोहन जाग जाता है। बाबा, इतनी रात को हम इस जंगल से कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे, तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं।
लेकिन वहाँ भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। बाबा, बाबा मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो दोनों सामने बनी छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर तो भी नहीं है जी। उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। उस गुफा के कुछ दूरी पर एक कुएं का ढेर होता है। सुनील उस कुएं के ढेर में से कुछ ढूंढता है, तभी उसे परनी में बढ़िया सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और वो उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर तीनों बोरी बिस्तर के ऊपर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही सुनील काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखा प्यासा उसका बेटा और उसकी पत्नी राह देख रही होती है। कुछ देर बाद सुनील लौट आता है। बाबा, बाबा आ गए। बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने को लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बेटा, कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। सुनील खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी हुई गौशाला में गाय के लिए कुछ बासी रोटियां डाले हुई थी। लेकिन गाय उन रोटियों को ना खाकर और एक ही घास खा रही होती है। सुनील चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना, इन रोटियों की हमें बहुत जरूरत है। वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है और उसके बेटे को खाने को देता है। बाबा, ये तो चबा ही नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बेटा, बासी होने के कारण सख्त हो गए होंगे। ला, मेरे पास दे, मैं अभी इसे नरम बना देती हूँ। अनीता उन रोटियों को पानी में डुबाकर मोहन को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगले सुबह जब वो जागते हैं, फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहाँ खड़े उस गांव की कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनका बोरी का बिस्तर और कूड़ी में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं। उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठा होकर उनके पास जाते हैं। उन सबको देख सुनील उनसे कहता है, माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहीं आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे। उसके बाद गांव वाले उनको अपने घर ले जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने कंबल, बिस्तर, कुछ खाने पीने और ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब इस गांव में हम आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हमें कभी नहीं भूलेंगे। गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों पे काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अंबिका के शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति मोहन तो उसके प्यार में दीवाना है। अंबिका सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति कहता है, अंबिका, आज 2 दिन हो चुके हैं हमारी शादी को, तुमने अब तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत ही जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में लुडूस बनाओगी। तुम्हें हम जिस दिन देखने गए थे उस दिन लुडूस
बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर अंबिका घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलो इन्हें, इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अंबिका उस दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाने आता है। ठीक है माँ। अंबिका सच धज के लड़के वालों के सामने बैठ गई। अंबिका की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब कोमल ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का लूडूस बहुत अच्छा था। लूडूस खाकर सभी अंबिका की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, लुडूस तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे लुडूस बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज लूडूस खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब मोहन लूडूस खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह अंबिका नींद से उठी और उसकी जटानी ने उससे कहा, अंबिका जल्दी रसोई में जाओ, हमारे लिए लूडूस बनाकर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ अंबिका, जल्दी से लुडूस बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अंबिका पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चले गई, अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे लूडूस बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ माँ। अब मैं लूडूस कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से लूडूस को निकालकर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। तभी वहाँ अंबिका की सास आ गई। अंबिका को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, लूडूस बना रही हो ना? बनाओ बनाओ। मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त लूडूस बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर कोमल चले गई। अंबिका फोन के ओर देखा, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का। माँ ने क्या कहा था? लूडूस को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। अंबिका के पसीने छूटने लगे, लेकिन अंबिका हार नहीं मानी। उसने पैकेट से लूडूस निकाली और उबलते हुए पानी में डाली। जब तक लूडूस उबल रहे हैं, मैं सब्जी काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। अंबिका गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। जैसे ही वो गाजर को काटने गई, जैसे ही वो गाजर हाथ से फिसलकर बर्तनों से टकरा गई, सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से काव्या और अनीता वहाँ आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना अंबिका? हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं लूडूस बनाकर लाती हूँ। काव्या और अनीता चले गए। अंबिका बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी, तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले ही खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रोके क्या फायदा, शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर अंबिका फिर से लूडूस बनाने में लग गई। प्याज काटते हुए उसका ध्यान उबलते हुए लूडूस पर गया। इतनी देर से उसने लूडूस पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वह लूडूस ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये लूडूस तो लूडूस के सर का है ही नहीं, ये तो खीर जैसे लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से मोहन चिल्लाया, अंबिका,
और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। अंबिका ने जैसे तैसे उस ज्यादा पके हुए लूडूस में सब्जियों को मिला दिया और बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसको देखकर अंबिका को उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। ए प्रभु, आज मुझे बचा लो। लूडूस लेकर अंबिका रसोई से बाहर आई, खाने के टेबल पर रख दी। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या लूडूस बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों लूडूस खाने लगे। अंबिका की दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसे बना है लूडूस? बहुत स्वादिष्ट। तुम भी खाओ। रुक जाओ, तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। मोहन ने अपने हाथों से अंबिका को लूडूस खिला दी और वो लूडूस मुंह में जाते ही अंबिका को नानी याद आ गई। उसने अपनी मुंह से लूडूस को थूक दिया। थू थू थू, ये तो बकवास है। कैसे खा रहे हैं आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लूडूस बनाना नहीं आती। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने झूठ बोला था कि मेरी शादी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है, लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए रेस्टोरेंट से लूडूस ले ली थी। खाने के बाद बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला है कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा। ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम्हें हमें बहुत पसंद आई थी अंबिका, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो। मैं आज से खाना बनाना सीखूंगी। चलो अंबिका, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अनीता अंबिका को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में अंबिका खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट लूडूस बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी।